नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। पहले डिस्कस करते हैं कि ये ओवरलोडिंग क्या होता है। देखो, वायर के अंदर ना एक सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक सेफ लिमिट होती है। अगर करंट उस सेफ लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है कि ओवरलोडिंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक वायर है, उसकी जो सेफ लिमिट है सपोज वो 5 एम्पियर है, मतलब 5 एम्पियर तक का करंट अगर उस वायर में से पास हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब ओवरलोडिंग हो गई है। वायर में से जब करंट पास होता है ना तो हीट जनरेट होती है। अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ज़्यादा हीट अगर जनरेट हो रही है और ज़्यादा टाइम तक अगर जनरेट हो रही है तो वायर की जो आउटर इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाती है। और वायर की इंसुलेशन अगर मेल्ट हो जाएगी तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएंगे। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर आ गए तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, मतलब तारों के अंदर जो करंट घूम रहा है ना उसकी वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इतना ज़्यादा करंट पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से फाइनली आग लग जाती है। तो ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से फाइनली फिर आग लग जाती होती है। तो ओवरलोडिंग को हमें बचाना होगा। ओवरलोडिंग अगर नहीं हो रही तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो फिर आग नहीं लगेगी। क्लियर हुआ? दोबारा से, हर वायर की ना एक सेफ लिमिट होती है, सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर करंट अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड कर गया तो इसका मतलब ओवरलोडिंग हो गई है। अब अगर ओवरलोडिंग हो गई है तो वायर में से जब करंट पास होता है हीट जनरेट होती है ना, ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। ज्यादा हीट की वजह से वायर के ऊपर की जो इंसुलेशन होती है, जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है वो मेल्ट हो जाएगी। वायर की अगर इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगी तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएंगी। अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाए तो इसी को हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। तारों के अंदर जो करंट घूम रहा है ना वो करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब करंट एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से फाइनली फिर आग लग जाती होती है। तो ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। तो इसलिए हमें ओवरलोडिंग को बचाना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि ओवरलोडिंग कैसे कैसे हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, इफ टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। देखो, एक सॉकेट होता है ना, एक स्विच होता है ना। अब एक ही स्विच के साथ अगर आपने काफी सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल एक स्विच के साथ आपने पहले वो मल्टी स्विच को कनेक्ट किया और मल्टी स्विच के अंदर 3 या 5 आगे स्विचेस और होती है ना, हर स्विच के अंदर आपने एक बड़े बड़े डिवाइस को यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 2-3 आपने हीटर कनेक्ट कर दिए हैं और आगे भी 2-3 और डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है, बड़े बड़े कूलर्स को कनेक्ट कर दिया है और ज़्यादा वोल्टेज वाले हीटर्स को कनेक्ट कर दिया है। तो एक सॉकेट में से जितना करंट आना चाहिए था, अब आपने एक सॉकेट से मल्टी स्विच लगा के 5 अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो। हर अप्लायंस प्रॉपरली काम करने के लिए ज़्यादा करंट खींचेगा। तो करंट, पीछे से जो करंट आ रहा है ना वो उस वायर के अंदर अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड कर सकता है। तो अगर बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दें तो उससे ओवरलोडिंग हो सकती है। वैसे जनरली जब एक स्विच के साथ मल्टी स्विच लगाते हैं ना तो मल्टी स्विच में या तो अपना लैपटॉप लगा रखा होगा या फिर चार्जर लगा रखा होगा। जो लैपटॉप है वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता, जो चार्जर होता है वो भी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता। प्रॉब्लम तब आती है जब ऐसे अप्लायंसेज जिनकी वॉटेज ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा वॉट वाले अप्लायंसेज हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करते हैं, जब उन्हें आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो एक ही स्विच में, ऐसे मल्टीपल अप्लायंसेज को यूज़ करो तब प्रॉब्लम आती है। लैपटॉप या चार्जर यूज़ कर रहे हो तब प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते। सेकंड पॉइंट है, हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू लाइट सर्किट। हमारे घर में 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है लाइट सर्किट, दूसरा होता है पावर सर्किट। लाइट सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है ना वो 5 एम्पीयर का हो सकता होता है और लाइटिंग सर्किट या लाइट सर्किट के अंदर ये सारे जो बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, फैंस हो गए, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं ना, जिनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, जैसे कि मोटर हो गया, घर में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, या फिर गीज़र हो गया, या फिर ज़्यादा वोल्टेज वाला हीटर हो गया, ये वाले जो अप्लायंसेज हैं उनको अगर आप लाइटिंग सर्किट में यूज़ करना स्टार्ट कर दो तब प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने गीज़र लिया हुआ है,
गीजर को करंट चाहिए होता है 1 एम्पेयर का। सपोज आपके पास ऐसा मॉडल है जिसको 1 एम्पेयर का करंट चाहिए और आपने उसे लाइटिंग सर्किट में यूज कर लिया। लाइटिंग सर्किट में मैक्सिमम करंट 5 एम्पेयर का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपने हैवी अप्लायंस को कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा करने से ओवरलोडिंग हो सकती है। 5 एम्पेयर का करंट जिस वायर में हो सकता है, उस वायर में से अगर आप 5 से ज्यादा 1 एम्पेयर का करंट खींचोगे तो फिर ओवरलोडिंग हो जाएगी। थर्ड है अ फॉल्टी अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द सर्किट। अगर आपका कोई अप्लायंस है वही खराब है तो वो भी ओवरलोडिंग करवा सकता है। जितना उसे करंट चाहिए उससे ज्यादा करंट वो कंज्यूम कर रहा है। अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है ना, देन द करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंसेस बिकम्स वेरी लार्ज। तो ये इन सिचुएशंस में पीछे से ज्यादा करंट ड्रॉ किया जा रहा है। ड्यू टू लार्ज करंट, ऑफ काट देना, ड्यू टू लार्ज करंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द सर्किट। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। आगे यही लिखा हुआ है कि ज्यादा हीट जनरेट होने की वजह से वायर की जो इंसुलेशन होती है ना, वायर की इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है। अगर वायर की इंसुलेशन मेल्ट हो जाएंगी तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएंगे। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई हैं तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से फाइनली फिर आग लग जाती है। तो ओवरलोडिंग को बचाना पड़ेगा। ओवरलोडिंग ना हो इसलिए आपने इन 3 बातों का ध्यान रखना है। इन 3 में से कोई भी काम नहीं करना। ओवरलोडिंग नहीं होगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो फिर आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अर्थिंग। अर्थिंग भी एक तरह का प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट है। यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसी के लिए ही अर्थिंग की जाती होती है। अर्थिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट। ये यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने का काम करता होता है। देखो, अगर कोई पर्सन है, उसके घर के अंदर अगर कोई ऐसा डिवाइस है ना जिसका जो आउटर कवर है वो मेटल का बना हुआ है, तो वहां पे अर्थिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। काफी सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके जो आउटर पार्ट्स है ना उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ मेटल का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, या हीटर, या टोस्टर, या रेफ्रिजरेटर, या टेबल फैन। पहले जितने भी टेबल फैंस होते थे ना उनके जो आउटर पार्ट्स हैं वो मेटल्स के होते थे। आजकल जो टेबल फैंस हैं उसमें कई ऐसे मॉडल्स भी आ गए हैं जिनका जो आउटर कवर है ना वहाँ पे मेटल नहीं होता बल्कि प्लास्टिक होता है। अब तो हर एक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस आने लग गए हैं जिनके आउटर कवर के अंदर ज़्यादा जगह पे ना प्लास्टिक यूज़ होने लग गया है। लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा डिवाइस है ना, मैं आपको टोस्टर के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज पुराने ज़माने वाला टोस्टर है जिसमें जो आउटर हिस्सा है ना वो मेटल का बना होता था। अब टोस्टर को यूज़ करते हुए कई साल हो गए हैं और अच्छे से उसको यूज़ भी नहीं करते, रफ एंड टफ उसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टोस्टर की जो वायर है ना कहीं से उसकी ना इंसुलेशन खराब हो गई हो और अंदर वाली जो वायर है वो मेटल वाले हिस्से के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आ रही हो। अगर ऐसा हो रहा है ना कि जो वायर है वो मेटल वाले हिस्से के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आ गई है, तो फिर उस टोस्टर के मैकेनिक पार्ट के ऊपर भी करंट होगा। तो उस टोस्टर को यूज़ करते समय अगर यूज़र उस हिस्से को टच कर लेगा ना, मैकेनिक पार्ट को टच करेगा, देन ही कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो उसे अच्छा खासा शॉक लग सकता है। अब यूज़र को शॉक ना लगे, यूज़र को करंट से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते होते हैं। अर्थिंग के अंदर ना अप्लायंस में एक एक्स्ट्रा वायर डाल देते हैं जिसे अर्थ वायर बोलते हैं। तो उससे होगा ये कि जितना भी एक्स्ट्रा करंट है ना, जितना लीकेज करंट है, वो वाला करंट जो लीक करके हमारे डिवाइस के मैकेनिक पार्ट के ऊपर आ गया है, वो वाला करंट यूजर की बॉडी में से पास होकर अर्थ में जाने के बजाय उस वायर में से पास होकर डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा। तो यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? सपोज एक टेबल फैन है। टेबल फैन काफी सालों से यूज हो रहा है और टेबल फैन की कोई एक वायर है, उसकी इंसुलेशन खराब हो गई है और वायर जो है ना वो मेटल वाले हिस्से के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आ गई है। तो जब टेबल फैन को यूज कर रहे हैं, अब टेबल फैन का जो मेटल वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी करंट है। कोई पर्सन गलती से उस मैकेनिक पार्ट को अगर टच कर लेगा ना तो उसे एक अच्छा खासा शॉक लग सकता है। लेकिन अगर अर्थिंग कर रखी होगी तो फिर वो पर्सन शॉक से बच जाएगा, क्योंकि जब वो टच करेगा ना तो करंट उसकी बॉडी में से पास होके अर्थ में जाने की बजाय जो करंट है वो अर्थ वायर में से पास होके करंट अर्थ में चला जाएगा। तो जो पर्सन है वो शॉक से बच जाएगा। तो इसलिए अर्थिंग करते होते हैं ताकि जो यूजर्स हैं वो अपनी डेली लाइफ के अंदर ये जो डिवाइसेस हैं जिन्हें यूज कर रहे हैं ना, इन्हें यूज करते समय फिर उन्हें शॉक ना लगे। इफ
द इंसुलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज अप्लायंसेस मेल्ट्स and makes contact with the metallic casing, the person touching it is likely to receive a severe electric shock. ये वाले जो अप्लायंसेज हैं, इन अप्लायंसेज के अंदर काफ़ी सारे वायर्स होती हैं. अगर किसी भी वायर की जो इंसुलेशन है ना वो खराब हो गई है या ऊपर से मेल्ट हो गई है और वो वाली जो वायर है वो मैकेनिक हिस्से के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर आ गई है, फिर पर्सन अगर टच कर लेते हैं ना इस तरह के किसी भी अप्लायंस को तो उसे एक काफी जोर के झटका लग सकता है, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. टू अवॉइड सच सीरियस एक्सीडेंट्स द मेटल केसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ. इस तरह के सीरियस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते होते हैं. अर्थिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा वायर होती है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब अप्लायंस के अंदर ही होती है, तो स्विच से फिर वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर जा रही होती है. तो जो करंट पर्सन की बॉडी में से पास होकर अर्थ में जाने वाला था वो वाला करंट उस अर्थ वायर में से पास होकर अर्थ में चला जाएगा, तो जो पर्सन है वो शॉक लगने से बच जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज. अब हमने फ्यूज के बारे में डिस्कस करना है. जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, या इसको सिर्फ फ्यूज भी बोल सकते हैं, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट होता है. हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही होती है ना उसके अंदर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है. वोल्टेज में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस तो हमेशा ही हो रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज में ना काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है. मतलब जितने डिजायर्ड वोल्टेज घर में आने चाहिए ना, कभी उससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है. ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से करंट भी इंक्रीज हो जाता है. तो ज़्यादा करंट अगर हमारे अप्लायंसेस में से पास हो जाएगा ना तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता होता है. कभी ऐसा हुआ है कि ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गई हो. वैसे आजकल के टाइम पे तो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस है ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते, पर जब मैं आपकी एज में था ना उस समय वोल्टेज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते थे. मतलब कभी काफ़ी कम वोल्टेज होती थी, कभी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाते थे. जब ज़्यादा वोल्टेज आते थे तब प्रॉब्लम की बात होती थी, क्योंकि फिर काफ़ी सारे जो अप्लायंसेज है ना वो ख़राब हो जाते थे. घर का एक सर्किट, एक हिस्से के अंदर जो अप्लायंसेज हैं वो जल भी जाते होते थे. कभी हाई वोल्टेज की वजह से टीवी खराब हुआ है, इसके चांसेस आज के टाइम पे तो कम होंगे, पर पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता होता था. ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर आ जाते थे ना तो उसकी वजह से जो टीवी है, टीवी सड़ जाते होते थे, ख़राब हो जाते होते थे, काम करना ही बंद कर देते होते थे. तो बड़े दुख की बात होती थी. तो ऐसा ना हो तो अपने अप्लायंसेस को ना हाई वोल्टेज से बचाने के लिए या हाई करंट से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ करते हैं. तो जो फ्यूज़ होता है ना वो एक्चुअल में एक अलॉय ही होता है. एक छोटी सी वायर होती है जिसको हम अपने अप्लायंस के साथ ना सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. तो जब करंट आएगा ना, करंट आपके अप्लायंस में एंटर करने से पहले जो फ्यूज वायर है उसमें से पास होगा. अगर ज़्यादा करंट फ्यूज वायर में से पास हो रहा है, जो सेफ लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्यूज वायर में से पास होगा तो फ्यूज वायर तुरंत ही मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है. तो जो हाई करंट था जो आपके अप्लायंस को डैमेज कर सकता था वो आपके अप्लायंस तक पहुंच नहीं पाएगा. अप्लायंस तक पहुंचने से पहले ही वो जो करंट है बीच में रास्ता टूट जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो फ्यूज वायर है ना वो मेल्ट होके नीचे गिर जाती है. तो फ्यूज वायर हमारे अप्लायंसेस को हाई करंट या हाई वोल्टेज से बचाने का काम करती होती है. तो फ्यूज से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए. एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव एलिमेंट. जो फ्यूज है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव एलिमेंट है, हमारे अप्लायंसेस को हाई वोल्टेज और हाई करंट से बचाने का काम करता है. इट इज यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को कभी भी पैरेलल में नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने फ्यूज को पैरेलल में कनेक्ट किया ना तो इसका मतलब दूसरा रास्ता है करंट के जाने के लिए. अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट दूसरे रास्ते से आपके डिवाइस तक पहुंच जाएगा और आपके डिवाइस को डैमेज कर देगा. तो फ्यूज को कभी भी सीरीज में नहीं कनेक्ट, फ्यूज को कभी भी पैरेलल में नहीं कनेक्ट करते, फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और फ्यूज को हमेशा अप्लायंस से पहले कनेक्ट करना होता है. जो करंट है वो पहले फ्यूज वायर में से पास होना चाहिए, उसके बाद जाके अप्लायंस तक पहुंचना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहले अप्लायंस में से पास हो जाए उसके बाद फिर आगे फ्यूज में से पास हो. मतलब पहले अप्लायंस खराब हो जाए उसके बाद फ्यूज वायर भी मेल्ट हो जाए, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा. तो फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है और अप्लायंस से पहले कनेक्ट करना होता है ताकि करंट पहले फ्यूज वायर में से पास हो, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस तक पहुंचे. इफ करंट
in a wire exceeds its safe limit, then fuse wire easily melts due to overheating and breaks the circuit and prevents overloading. जो भी वायर की सेफ लिमिट होती है ना, हर वायर के अंदर ना एक सेफ लिमिट होती है, मतलब वो वाली वायर उतने मैक्सिमम करंट को हैंडल कर सकती होती है। हमारे घर में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है लाइटिंग सर्किट, उसके लिए जो सेफ लिमिट है वो 5 एम्पियर होती है, और दूसरा होता है पावर सर्किट, उसके लिए जो सेफ लिमिट है वो 15 एम्पियर होती है। जो घर के ये वाले डिवाइसेज है ना, जो ट्यूबलाइट्स हो गए, जितने भी लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, ये जो छोटे मोटे डिवाइसेज हैं, ये लाइटिंग सर्किट के अंदर आते हैं। उसमें जो करंट है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर का होता है। और जो बड़े डिवाइसेज है ना, जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गीज़र हो गया या मोटर हो गया, वो सारे पावर सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। उनके लिए जो सेफ लिमिट है वो 15 एम्पियर होती है। तो करंट अगर अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड करेगा तो तुरंत फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है। वो मेल्ट इसलिए होती है क्योंकि जब वायर में से करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है। अब फ्यूज वायर में जैसे ही हीट जनरेट होती है तो वो तुरंत मेल्ट हो जाती है। वो मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रेक्स द सर्किट, मतलब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा और हमारा अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा। करंट अगर अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड कर जाए ना, इसी को ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फ्यूज है वो ओवरलोडिंग से बचा लेता है। A fuse wire is made up of a wire of an alloy of lead 75% and tin 25%, which melts at around 200 डिग्री सेल्सियस। ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। जो फ्यूज वायर है ना, वो अलॉय होता है, उसमें 75% तो लेड होता है और बाकी का जो 25% है वो टिन होता है। मतलब लेड और टिन, इन दोनों को पिघला के कंबाइन करके दोबारा से जमा देते हैं तो फ्यूज वायर बन जाती होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द सर्किट बिफोर एनी अप्लायंस इज कनेक्टेड। ये कॉमन सेंस है। पहले फ्यूज में से करंट पास होना चाहिए, फिर अप्लायंस में से पास होना चाहिए, ताकि ज़्यादा हाई करंट अगर आ रहा है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए और हमारा अप्लायंस ज़्यादा हैवी करंट से बच जाए। बाद में अगर कनेक्ट करेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमारा टीवी भी खराब हो गया, उसके बाद फ्यूज वायर भी मेल्ट हो गई, तो फ़ायदा क्या हुआ फ्यूज लगाने का। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्यूजेज ऑफ वेरियस करंट कैपेसिटीज आर अवेलेबल, थिकर द फ्यूज वायर द ग्रेटर इज इट्स करंट कैपेसिटी। वायर जितनी ज़्यादा मोटी होती है ना, उस वायर में से उतना ज़्यादा करंट पास हो सकता होता है। तो फ्यूज ना अलग अलग जगह पे अलग अलग कैपेसिटी के यूज़ होते हैं। फ्यूज वाली जो वायर है वो अगर मोटी है तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पतली वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। A fuse of current capacity 5 ampere is put in a line meant to supply power to lights। ये वही बता रहे हैं कि दो तरह के फ्यूज घर में जनरली यूज होते हैं, एक 5 एम्पियर वाला होता है और एक 15 एम्पियर वाला होता है। जो 5 एम्पियर वाला होता है वो लाइटिंग सर्किट में यूज करते हैं, जहाँ पे लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं। और जो 15 एम्पियर वाला है ना, जहाँ पे हैवी डिवाइसेज होते हैं, जैसे मोटर हो गया या गीजर हो गया, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते होते हैं, तो वहाँ पे 15 एम्पियर वाले फ्यूजेज को यूज़ किया जाता है।